Okay, so welcome to the lecture number 5, Electrical Machine 2. पिछली क्लास में हमने बेसिकली स्टडी किया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंगल एंड व्हाट डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंगल एंड हाउ दे आर interrelated to each other. Okay, the formula we have derived is this: theta electrical is equal to theta mechanical into p by 2. Okay, where theta is electrical angle and theta m is mechanical angle. Okay, so today we will be studying the concept generated voltage, how to calculate the EMF generated in synchronous generator. Okay, synchronous machine के अंदर, और you can say generated voltage of AC winding, मतलब AC winding के अंदर कैसे जो EMF प्रोड्यूस हुई वो कैसे हुई और उसकी वैल्यू क्या है. We will be calculating that. Okay, before that, उससे पहले आपको एसी मशीन की वर्किंग आनी चाहिए. एसी मशीन में भी कौन सा, अगर मैं बात करूं तो एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर को मैंने आपको कहा था कि एसी जनरेटर को हम अल्टरनेटर कहते हैं. ओके, अल्टरनेटर इज बेसिकली नथिंग बट अ एसी जनरेटर. और ये मैं बता चुका हूं कि जो जनरेशन पावर प्लांट है वहां पे हमारे अल्टरनेटर ही यूज होता है. ओके, तो हमने लैब के अंदर आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था वर्किंग ऑफ इंडक्शन मोटर. ओके, अब देखो, अब एक बार सिंक्रोनस मशीन की वर्किंग, सिंक्रोनस जनरेटर की यानी 3 फेज अल्टरनेटर की वर्किंग, थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपको मैं देता हूँ ताकि आपको डेरिवेशन इजी समझ में आ जाए. तो सबसे पहले वही सेम दो पार्ट्स होंगे. दिस आउटर पार्ट, यू कैन सी द ग्रीन पार्ट इज स्टेटर एंड द मिडल पार्ट इज रोटर. ओके, ये रोटर है. तो और रोटर पे क्या है, हमारी फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, रोटर पे हमारी फील्ड वाइंडिंग है, और इस फील्ड वाइंडिंग को, दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग. ओके, दिस इज एक्साइटेड बाय, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, दिस इज एक्साइटेड बाय प्लस माइनस अ डीसी वोल्टेज. तो एक और जो स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर है, स्टेटर पे हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो वाउंड किए 3 फेज सप्लाई के लिए. सपोज 3 फेज सप्लाई है मेरी ए बी और सी, जैसे आर वाई बी वैसे ए बी सी. ठीक है, तो ए जो कंडक्टर है, ए कॉइल है, एक कॉइल इज दिस ए डैश. ओके, नाउ बी बी डैश और सी सी डैश. ये कॉइल्स कैसे रखी गई हैं, 120 डिग्री अपार्ट. ये जानते हो आपके 3 फेज सप्लाई के अंदर तीनों जो फेज है उन तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है. ठीक है, तो मैंने उसी के आधार पे इन तीनों को मैंने 120 डिग्री पे रखा है. ओके, ये डॉट मतलब करंट ऊपर आ रहा है, बाहर आ रहा है, और क्रॉस मतलब आपके करंट अंदर की तरफ जा रहा है. ओके, नाउ दूसरा, अब हम जो ईएमएफ जनरेशन जो फॉर्मूला डेवलप करेंगे, ध्यान रखना, ईएमएफ जनरेशन का जो फॉर्मूला डेवलप करेंगे वो हम करेंगे पर फेज. ओके, यानी हम एक फेज ले लेंगे कोई भी. सो इन दिस केस आई एम कंसिडरिंग ए डैश. ठीक है, ए से आपकी कॉइल, समझ में आ रहा है ना कॉइल कैसे बन रही है, ये आ रही है, फिर ये इसमें इधर जा रहा है. ओके, दिस इज हाउ. ठीक है, चलो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इस सोलेनॉइड की तरह ही तो हुआ. ठीक है, रोटर को मैंने सोलेनॉइड की तरह किया है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है डीसी. ठीक है, और एक अगर इसकी जगह मैंने एसी, अगर सप्लाई डीसी की जगह ना देके मैंने एसी सप्लाई दी है. ओके, एसी सप्लाई दी है, तो दोनों केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, बी, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये आपको पता होना चाहिए. बी इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, वेर एज फाई इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. और ये रिलेशन आपस में कैसे रिलेटेड करती हैं, बी डॉट ए, अगर आपको याद है. ठीक है, ये मोटा मोटा. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने डीसी दी और एक एसी दी, कौन से केस में मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी और इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, कौन से केस में? डीसी. डीसी, वेरी गुड, यही चाहते हैं. ओके, मैंने इंडक्शन मशीन का अगर आपको वर्किंग बताई थी तो उसमें ये बताया था जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें स्टेटर और रोटर के अंदर या 3 फेज एसी मशीन के अंदर जो मूव करती है, दैट इज आरएमएफ. आरएमएफ का मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, यानी एन और एस, ये है इस तरफ है, कुछ देर बाद में सपोज फर्स्ट 0 सेकेंड्स पे एन ऑफ एस यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, 1 सेकेंड पे
यहाँ पे, 2 सेकेंड पे यहाँ पे, 3 सेकेंड पे यहाँ पे, 4 सेकेंड पे इस डायरेक्शन में, और 5th सेकेंड में इस डायरेक्शन में, और 6th ऑफ सेकेंड में वापस। यानी ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मुझे बताओ, अगर आप जनरेटर के केस में क्या करते हो, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब अब हम क्या कर रहे हैं, रोटर को तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, रोटर को हम रोटेट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, जो ये कंडक्टर्स हैं, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर कंडक्टर्स है, और तीनों का फेज मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये दिस इज ए फेज, दिस इज बी फेज और सी फेज। मुझे यहाँ पे इनमें ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ये हमारा आउटपुट है। इनपुट क्या है हमारा, मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब हम रोटर को रोटेट करवा रहे हैं, और रोटर हमने कैसा बनाया है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाया है विद द हेल्प ऑफ डीसी। हमेशा याद रखना, एसी मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग, एसी मशीन के अंदर भी, वो भी किसमें, सिंक्रोनस मशीन के अंदर फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। इट मींस इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम द फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है। चलो, तो अब अगर हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो ये कंडक्टर है यहाँ पे, ये कंडक्टर है, सपोज ए कंडक्टर, ओके, दिस ए कंडक्टर, और इसका दूसरा यहाँ पे ए डैश। तो मुझे बताइए कि इसको कैसा लगेगा, और ये जो रोटेशन, हम जो इसकी स्पीड को रोटेट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, और उसकी स्पीड है ओमेगा, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो मुझे बताओ, इस कंडक्टर को ये फील्ड कैसे नजर आएगी, कांस्टेंट या रिवॉल्विंग? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमने क्या कंडीशन रखी है, ये समझ में आ रहा है? मैंने ये कंडीशन ये रखी है, ये मैग्नेटिक आपने डीसी सप्लाई दे दी, इसकी वजह से ये जो बाहर की तरफ, एंड ये वाला जो एरो आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और अब मैं इस रोटर को रोटेट करवा रहा हूँ किस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस कंडक्टर को ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ये कैसे बिहेव करी, सपोज दिस इज माय ए कंडक्टर, यहाँ रखा हुआ है, और अब ये रोटेट कर रहा है, तो इसको कैसे नजर करता रहेगा, ये एक आरएमएफ नजर आएगी। आरएमएफ मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी वापस एक साइकिल के अंदर एक बार आ रही है, ठीक है, दो बार आ रही, सॉरी, है ना, समझ में आया? यानी इसके लिए ये कैसे बिहेव किया, आरएमएफ, और हम यहाँ पे आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैकेनिकली। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मैकेनिकली हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, मैकेनिकली एक्सटर्नल फोर्स देके, ओके, ये ध्यान रखना। तो ये मैकेनिकली हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। चलो, ये रोटेट करवा दिया। अब बेसिकली अब एक मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ये कंडक्टर है, दिस इज माय कंडक्टर आई, एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज अ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, ओके, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ऑफ बी। अब अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस करना है, ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है, वोल्टेज प्रोड्यूस करनी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी अगर कांस्टेंट है, तो ये कंडक्टर, जो ये आपका कंडक्टर है, ये कॉइल है, सपोज दिस इज अ कॉइल, ओके, दिस इज अ कॉइल। ये कॉइल आपकी रोटेटिंग होनी चाहिए या मूवेबल होनी चाहिए, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, रोटेटिंग। रोटेटिंग होनी चाहिए ना, मतलब मूव होनी चाहिए, good। या फिर मैं यस ऐसे भी सर। कर सकता हूँ, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख लिया, मतलब दूसरा केस में ये रख सकता हूँ कि कंडक्टर को तो कांस्टेंट रख लिया, और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, रोटेटिंग या रोट रिवॉल्विंग, है ना, तो दोनों केस में ईएमएफ जनरेशन होगा, सही है। यस सर। ओके, चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो केस क्या बन रहा है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और हम सिर्फ ए फेज की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये बी बी डैश फेज और सी सी डैश फेज जो कंडक्टर है, इनको अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा। तो अब मुझे बताइए, अगर ये रोटेट करेगा, तो ये कॉइल है, कॉइल मतलब समझ रहे हो, ये वाला देखो, ये ए पार्ट है, एंड दिस इज माई ए डैश, तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ए मतलब ये करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ये डैश,
अगर हम उसको ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला डायग्राम दिखेगा, डॉट, और ये नीचे करंट जाता हुआ। ओके, तो अब मुझे बताओ, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस कॉइल के साथ लिंक करेगा तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे करंट मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो एक फेज हुआ 3 फेज के लिए। ऐसे ये लिंक किसके साथ करेगा, बी फेज के साथ। ऐसे किसके साथ लिंक करेगा, सी के साथ। इस तरह से एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। समझ में आया? दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ ए सिंक्रोनस एसी जनरेटर। ओके सर जैसे ये ए अभी आपने डायग्राम बनाया था ये ए डैश पे, ये वाला जो साइड में बनाया मैंने, ये वाला ना। हाँ ओके तो ठीक है। सर अभी ए डैश पोजीशन पे है, जब ये रोटेट करेगा तो फिर ये बी डैश पे चला जाएगा। यस, ये बीबी डैश पे पड़ जाएगा। तब इसके अंदर क्या करेगा, अब हम यही तो निकालना चाह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम एक कंडक्टर के अंदर ईएमएफ, इस कॉइल के अंदर, यानी इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेशन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। ये हमेशा तो नहीं करेगा। जब ये सपोज यहाँ पे मुझे बताओ, फ्लक्स लिंकेज जब मैक्सिमम होगा तभी क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम। ये जानते हो, यस समझ में आ सर। रहा है? तो बस वही निकालना है कि कौन सी पोजीशन पे मैक्सिमम हो। समझ में आ रहा है ना? यस ये वेरिएबल करेगा तो हमें एवरेज, अगर इसमें क्या हो रही है, ईएमएफ प्रोड्यूस क्या हो रही है, तो एक पोजीशन पे जीरो हो रही है, एक पे मैक्सिमम हो रही है, जीरो हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, बट आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, एवरेज। तो जो हम ईएमएफ इंड्यूस निकालने वाले हैं, दैट इज अवर एवरेज ईएमएफ और आरएमएस ईएमएफ। ओके ओके, नाउ ये समझ में आ गया। चलो आपको, नाउ लेट्स, हाँ किसी को डाउट है और? सर हाँ बताओ। ये सर ये जो कॉइल बनाते हैं इसके 2 टर्मिनल होते हैं ना, हाँ तो ये अपन जो बाहर दिखाते हैं ये एक ही फेज में बताते हैं, जैसे ए बताया आपने केवल। ए, ए जैसे और ए डैश, देखो दो। हाँ, तो जैसे आपने बाहर दिखाया था ना ए बी एंड सी। अच्छा, तुम देखो ये थ्री फेज कनेक्शन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एंड दिस इज न्यूट्रल। तो ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, और ये ए बी सी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अब? ये जो यस दूसरा है सर। वो न्यूट्रल है ना, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट। तो वो हमको सिर्फ 3 वायर चाहिए, ये रहा। ओके, तो 3 फेज की जो बेसिक्स है उसको एक बार पढ़ना तो मैं और क्लियर हो जाएगी। अभी तुमको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, है ना? चलो, अब हम अब मुझे बताओ, ये कितनी पोल मशीन है, कितनी पोल मशीन दिख रही है आपको? टू टू पोल, पोल। ठीक है, टू गुड, पोल टू पोल। मशीन सर। हाँ, टू पोल मशीन है। अब मुझे बताओ, टू पोल मशीन है और मैंने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग प्लेस की है और डबल लेयर वाइंडिंग की है सपोज। अब इसका पोल पिच बता सकता है कोई मैकेनिकल डिग्री में? पोल पिच 180 डिग्री। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 180 एंड डिग्री। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों सेम होगा। चलो ठीक है। कॉइल स्पैन बता सकता है कोई? कॉइल स्पैन, सर 1। कॉइल स्पैन 1 मतलब 1 क्या यूनिट? यूनिट देखो, कॉइल स्पैन तीन तीन यूनिट है हमारे, हमने इलेक्ट्रिकल डिग्री, मैकेनिकल डिग्री और नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स तो हमारे पास है ही नहीं अभी, मैंने किसी शो नहीं कर रखे यहाँ पे, नंबर ऑफ स्लॉट्स मैंने शो नहीं कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने सिर्फ एक पूरे पूरे यहाँ पे वाइंडिंग का वाउंड कर रखा है। तो अब आपको आंसर देना है इलेक्ट्रिकल डिग्री या मैकेनिकल डिग्री में। कॉइल स्पैन का मतलब समझ रहे हो? सर एंडिंग स्लॉट और स्टार्टिंग स्लॉट का डिफरेंस। ये तो वाइंडिंग का एक्चुअल डेफिनेशन हाँ हुई, सर। ये हुई द डिफरेंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए कॉइल, दिस इज कॉइल स्पैन। समझ में आया? वो जो आप बता रहे हो एंडिंग स्लॉट, और वो भी डेफिनेशन करेक्ट है, लेकिन अगर हमें स्लॉट गिवन हो तो यहाँ पे अपने को स्लॉट तो गिवन है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, बता सकते हो कोई कॉइल स्पैन कितनी हो सकती है? 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 होगी। डिग्री सर। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक साइड ये है और कॉइल की दूसरी साइड कहाँ है, ये रही। तो ये एंगल आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो मुझे बताओ यस कौन सी सर। वाइंडिंग है, ये शॉर्ट पिच या फुल पिच? फुल फुल पिच। पिच। फुल पिच। फुल चलो पिच। फुल हाँ, पिच। गुड गुड, सही है एकदम।
तो ये धीरे धीरे देखो, ये चीजें मैं आपको इसलिए बार बार रिवाइज कराना चाह रहा हूँ कि आप क्या है इसको इनको याद रखो, ठीक है ना, आपको याद हो जाए, इसलिए जरूरी है। चलो अब तुम्हें ये डायग्राम समझ में आ गया। अब ये डायग्राम, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊं, अगर ऐसा करो ऐसे करो, ये ऊपर से देख रहा हूं मैं, है ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये ऐसा कुछ है, समझ में आना चाहिए तुमको। ये मेरा बाहर का स्टेटर है, ओके, और इसके बीच में क्या है, ये मेरा रोटर है, ओके, दिस वन रोटर, ओके, ये तुमको रोटर समझ में आया, ओके। ये एंड टू एस, ये रोटर दिख रहा है, तो यानी अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं, ऐसे ऊपर की तरफ या सरफेस के अंदर? इस और इस डायग्राम को देख के रेडिट के बताओ कौन सी, ए डायरेक्शन और बी डायरेक्शन? डायग्राम भी समझ में आना बहुत जरूरी है। बी डायरेक्शन। फिर से बी डायरेक्शन समझ में आया? देखो इसी को, ये एक आपका कोर है, स्टेटर है, और ये हम कहां से देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं। अब मैंने साइड व्यू देखा है, साइड व्यू मतलब ये, इसका मतलब ये जो एन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सरफेस के अंदर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे कुछ रही होगी, सॉरी, ओके, ऐसा कुछ, और ये सरफेस यानी ये कोर के सरफेस में, और वाइंडिंग कैसी है मेरी, वाइंडिंग ऐसे है, लेट मी ड्रॉ दी वाइंडिंग, मतलब फिगर अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये ए वाइंडिंग, और इसको मैंने यहाँ पे वो किया है ऐसे, समझ में आ रहा है? दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा स्लॉट है, ओके, दिस इज द साइड व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू, है ना, अब समझ में आ गया होगा थोड़ा। चलो नाउ अब मैं इसमें कैलकुलेट करने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पी, ये वाला फिगर ही कंसिडर कर रहे हैं हम, है ना, पी, और दिस इज माय थीटा, और इसको हमने अल्फा भी बोल सकते हैं, रोटेटिंग एंगल। ये सपोज ये मैग्नेटिक रोटर है, कुछ देर बाद में कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट स्टार्टिंग से चलते हैं, चलो स्टार्टिंग में सपोज यहाँ पे 0 डिग्री था, यानी मेरा रोटर यहाँ पे था 0 डिग्री, कौन से डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन के अंदर, ओके, इस डायरेक्शन के अंदर था। तो मुझे बताओ ए कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक कर रही है क्या? अगर मेरा जो रोटर है, रोटर की पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे होगी, मतलब ऐसा कुछ है, समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे इज ए कंडक्टर ओनली, ए डैश, मैं पूरी कॉइल की बात नहीं कर रहा, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो ए कंडक्टर के पास कोई मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड है क्या जब मेरा पोजीशन 0 डिग्री पे है, क्योंकि इसका डायरेक्शन तो ये है, बताओ, कल बताया था मैंने क्लास में, नो सर, नो, तो फिर यहाँ पे इस पे क्या आएगा, 0 डिग्री पे 0, ओके। जीरो, नाउ पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे अगर हम यहाँ गए तो फ्लक्स जा रही है, ऐसे ही तो घूम के जा रही है, तो ए कंडक्टर फेस करेगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में करेगा। Yes, sir. आपकी मर्जी है, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव मान सकते हो, मैंने पॉजिटिव माना है, सपोज साउथ पोल के अंदर जो भी फ्लक्स आ रही है वो पॉजिटिव माना है, तो ये यहाँ पे कुछ आएगा मैक्सिमम, ओके। यस सर, फिर पाई पे यहाँ पहुंचा, फिर से ए कंडक्टर में फ्लक्स लिंक करेगी क्या? नहीं करेगी, नो, 0। फिर हम इस पे गए, पाई के बाद में 3 पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कहाँ पे, यहाँ पे, 3 पाई बाई 2 पे फिर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगी नेगेटिव साइड में, अगर मैंने साउथ को पॉजिटिव माना है तो नॉर्थ को नेगेटिव मानूंगा, तो ये नो डाउट यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 पाई बाई 2। साइकिल कंप्लीट करनी है मुझे, साइकिल जैसे कंप्लीट करूंगा ये वापस घूम के अपनी पोजीशन 0 डिग्री पे आया, तो ये कितना हो गया, 0। तो दिस इज दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना, ऑब्जर्व्ड बाय दिस कंडक्टर, ओके, क्लियर है? यस सर, ओके, ये क्लियर हो गया आपको, हम डेरिवेशन कर रहे हैं बहुत सिंपल, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ बताओ सर यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ पोल बनाते कैसे हैं? यार, ये तो आपने नॉर्मल इसमें पढ़ा होगा, देखो ये एक सोलेनॉइड, अगर आपको याद है, देखो ये
और इसको मैं वाउंड करता हूँ, एक कॉइल वाउंडेड है, ठीक है। अब वाउंड किया है और इसके अंदर मैंने 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ करंट। ओके, समझ में आ रहा है? ये नीचे क्या, एक आयरन की रोड है और उसके ऊपर मैंने एक वायर, कॉपर वायर को वाउंड किया है और इसमें करंट जा रहा है आई। ओके, तो मुझे बताओ एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आई विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, उस आप वो किससे अंदाजा लगाते हो? राइट हैंड थंब रूल। हैंड थंब रूल, यस। तो अब देखो ये कर्वेचर है, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखो ये घूम के ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे। तो अब मुझे बताओ इस कॉइल, ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें सपोज 2 3 4 और 5 नंबर ऑफ टर्न्स की एक सोलेनॉइड है। तो पहले वाला जो कॉइल है 1 टर्न वाली, ये वाली एक कॉइल, ये सॉरी पहला टर्न है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं एक कॉइल बना रहा हूं, करंट का डायरेक्शन ऐसे है, सपोज दिस आई डायरेक्शन, तो बाय राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए बताओ? ऊपर आना चाहिए या इसके स्क्रीन के अंदर जाना चाहिए? ऊपर आना चाहिए। ओके, तो अब मुझे बताओ ये जो नंबर फर्स्ट कॉइल है, बाय राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह प्रोड्यूस करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ये समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। लेट मी ड्रॉ दिस, ये लेफ्ट। ऐसे सेकंड नंबर कॉइल किस तरह प्रोड्यूस करेगा, लेफ्ट। थर्ड, तो अब हमने देखा कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई जो कुछ ऐसे लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। अब आप एक परमानेंट मैग्नेट को कंसीडर करो, N2S, उसमें कैसे फ्लो करती है, समझ में आया कैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई? ओके, ये इसमें कोई डाउट है? ठीक है सर वो जो डीसी करंट दे रहे थे वो नॉर्थ साउथ पोल बनाने के लिए दे रहे थे। हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और हमने उसकी सेंस ऑफ वाइंडिंग, अब मुझे बोलो कि मैंने इसको, ये अगर यहां से करंट निकल रहा है बाहर, तो ये साइड कौन सी हुई, नॉर्थ पोल, और ये कौन सी हुई, साउथ पोल। इसको मैंने प्लस और माइनस रखा है। अगर मैंने बैटरी के टर्मिनल उल्टे कर दिए, माइनस और प्लस कर दिए, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। मैंने सेंस ऑफ वाइंडिंग को चेंज कर दिया या सेंस ऑफ करंट को चेंज कर दिया। ओके, चलो ओके, तो हम हमारी डेरिवेशन पे आते हैं। चलो मैं डायरेक्ट इसी में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, ओके। और ये मैंने जो भी बताए वो सारी चीजें मैंने लिख रखी है, ये मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दी है कल क्लास में। ओके, अज्यूमिंग फ्लक्स डेंसिटी इज साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, साइनसोइडल, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी तो मान सकता था, अभी मैंने बताया, अभी आपको मैंने कहा कि मैं इसको ऐसे भी तो मान सकता था, इसको मैं ट्राइंगुलर भी तो मान सकता था, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी थी, तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा था जो मैंने कह रहा था। बट फॉर आइडियल केस डेरिवेशन मैंने इस फ्लक्स को क्या माना है, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ठीक है, या फिर साइन फंक्शन। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि हार्मोनिक्स होते ही होते हैं। चलो अब मुझे बताओ, ये 2 पोल्स हैं, ठीक है। तो जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हुई, ये वो किसकी वजह से हुई, 2 पोल्स की वजह से। और हम जो निकाल रहे हैं, हमेशा याद करो आपने E इज इक्वल टू 5ZNP, E इज इक्वल टू 5ZNP अपॉन 60A किया था, अगर याद आ रहा है तो। ये डीसी मशीन के अंदर पढ़ा था आपने, जिसके अंदर हमेशा हम जो ये फ्लक्स लेते हैं, ये क्या होती है, फ्लक्स पर पोल होती है हमेशा। समझ में आया, फ्लक्स प्रोड्यूस बाय 1 पोल। तो यहां पे भी हम वही लेंगे थ्रू आउट। चलो तो अब मुझे बताओ कि फ्लक्स पर पोल कैसे निकलोगे, एवरेज फ्लक्स पर पोल, या फिर कैसे निकलोगे? दिस इज दी 0 to पाई। ये तो एक पोल ने प्रोड्यूस किया फ्लक्स डेंसिटी और दूसरे ने कितना प्रोड्यूस किया, ये वाला। तो अगर मुझे फ्लक्स पर पोल निकालना है तो मैं इसका एवरेज निकाल लूं एक का, तो फ्लक्स पर पोल आ जाएगा। अगर आपने दोनों का एवरेज निकाला तो वो आएगा फ्लक्स, सिंपल टोटल फ्लक्स आएगा। और मुझे क्या निकालनी है, फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स पर पोल का मतलब एक पोल ने कितनी फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स प्रोड्यूस करी। समझ में आ रहा है मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, फ्लक्स पर पोल।
कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया मेरे को बीच में रोक देना वहां पे, है ना, बहुत जरूरी है। नाउ डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल। तो अब मुझे बताओ फ्लक्स पर पोल का फॉर्मूला क्या होता है, बी एवरेज इनटू एरिया। ओके, बी एवरेज इनटू एरिया, ये जानते हो आप। तो बी एवरेज, व्हाट इज बी? बी इज बेसिकली एवरेज फ्लक्स डेंसिटी अंडर ईच पोल, यानी पर पोल। अगर फ्लक्स पर पोल निकाल रहे हैं तो हम डेंसिटी भी एक पोल के अंडर निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो, इस ग्राफ का मुझे क्या निकालना है, ये ग्राफ किसका बीच के बीच का है, ये फ्लक्स डेंसिटी और थीटा। थीटा मतलब ये रोटेट कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो आप इसका एवरेज कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करते हो, याद आया कुछ, कैसे करते हो, 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से t, और अंदर जो उसकी इक्वेशन है। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन को, b को मैं ये लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू बी पी साइन अल्फा और थीटा, ये लिख सकता हूँ कि इस फंक्शन को, साइन फंक्शन है ना मेरा ये, यस लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूं, इस b को इंटीग्रेट करूं, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं बताओ, लिमिट बताओ। 0 से पाई 0 से पाई, और टाइम पीरियड भी क्या रहेगा मेरा, पाई, 1। ठीक है ना। देखो ये वाला बी एवरेज मैंने यहाँ निकाला है, ये समझ में आई ये इक्वेशन कैसे लिखी है मैंने, मैथमेटिक्स है सिंपल। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करो, सिंपल। तो 1/पाई बीपी, व्हाट इज बीपी? बीपी समझ में आ रहा है, बीपी है हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दिस। जैसे हम लिखते थे v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, उसमें वीएम की वैल्यू क्या होती थी हमारी, पीक वैल्यू। वैसे बीपी की वैल्यू क्या है मेरी, पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ओके ओके, नाउ ये फ्लक्स डेंसिटी हो गई। अब इसके बाद में इसको आप इंटीग्रेट करोगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे फटाफट कैलकुलेट करते हैं, बीपी साइन थीटा इंटीग्रेशन, इट विल बी इक्वल टू बीपी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ओके, लिमिट, लिमिट कहां से, 0 से पाई। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, तो बाहर ले लेते हैं हम, माइनस बीपी। ओके, कॉस थीटा की लिमिट पुट करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, माइनस बीपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई, कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये 2 बीपी बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 2 बीपी अपॉन पाई, ये जो टाइम पीरियड तो बाहर था। तो दिस इज द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ऑफर्ड अंडर वन पोल, ठीक है ना, अंडर वन पोल, क्योंकि ये वन पोल। और अगर पूरा फ्लक्स निकालना है तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 बीपी अपॉन पाई इज द टोटल एवरेज फ्लक्स डेंसिटी ऑफ दिस होल ऑफ दिस 2 पोल्स, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, फ्लक्स पर पोल निकालना है। तो फ्लक्स पर पोल का मतलब, अब इसको जरूर समझना, ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया अब, ठीक है ना। ईएमएफ आपने वैसे पढ़ ली है बहुत, है ना, तो इसलिए आपको ये इजी होगा। मुझे बताओ फाई इज इक्वल टू, यहाँ ही बताता हूँ मैं आपको इस डायग्राम के अंदर, लेट मी ड्रॉप दिस। दूसरी क्लास कितने बजे है आपकी, तो नहीं रही, 2:25 है ना, अभी टाइम है, चलो हो जाएगा। ओके, तो फाई फ्लक्स पर पोल विल बी इक्वल टू बी एवरेज इनटू एरिया अंडर, अगर हम फ्लक्स पर पोल निकाल रहे हैं तो एरिया भी कौन सा निकालेंगे, ठीक है, एरिया भी हम निकालेंगे पर पोल। तो मुझे बताओ एरिया पर पोल कैसे निकालोगे, एनीवन? और ये एरिया कौन सा आना चाहिए, कौन सा एरिया की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें फ्लक्स लिंक कर रही है, ठीक है। ये जो मैंने साइड व्यू बनाया था, अगर आपको याद आ रहा है, दिस इज द साइड व्यू, लेट मी ड्रॉ इट मोर क्लियरली।
चलो बताओ भाई, एरिया कौन सा है ये, एनीवन? देखो ये सरफेस एरिया सरफेस एरिया किसका, ये पूरे सिलेंडर का, सिलेंडर का। ठीक है ना, ये दिख रहा है। इस सिलेंडर की लेंथ मैंने क्या मान ली, एल, ओके, L और इसकी रेडियस मैंने मान ली आर, तो इसका टोटल एरिया द फ्लक्स, ये जो ये पूरे पूरे एरिया क्या होगा इसका, ये मैथमेटिक्स है, बताओ क्या होगा। इसको अगर मैं बीच में से काट दूं, इसको बीच में से मैं पाई काट आर एल। दूं, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल दैट इज 2 पाई 2 पाई आर आर एल। और एल, वेरी गुड। तो द एरिया, तो ये टोटल एरिया इसका हुआ, और हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया पर पोल, ठीक है। तो बताओ कैसे निकलेगा, 2 पाई आर एल डिवाइडेड बाई अपन पी अपॉन 2। अगर यस सर। अपॉन पी कर सकता हूं मैं, अगर 4 नंबर ऑफ पोल हो गए, वेरी गुड, यस सर। यही बताना चाह रहा हूँ। तो सी दिस, बी एवरेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, 2 बीपी अपॉन पाई इनटू एरिया पर पोल 2 पाई आर एल अपॉन पी। देखो ये मैंने आर लिख रखा है यहाँ पे, आर इज द रेडियस ऑफ द स्टेटर डिवाइडेड, और एल इज द लेंथ ऑफ द स्टेटर, ओके गुड। सो दिस इज द फ्लक्स पर पोल, ये वाली, इसी को हम फाइव भी कहते हैं, फ्लक्स पर पोल। फ्लक्स पर पोल का मतलब हो रहा है ये एक पोल, ये लाइन, सपोज मगर मैं फ्लक्स को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये है मेरी, these are suppose these are the 10 lines, तो दिस, ये 10 फ्लक्स लाइन की वैल्यू क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 बीपी एल आर अपॉन पी। आप इस सब जानते हो, व्हाट इज बीपी, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ द स्टेटर, आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्टेटर, सॉरी, ओके। अब ध्यान रखना, अब ये तो हुआ, अब मुझे ईएमएफ प्रोड्यूस करना है। ईएमएफ इंड्यूस कहाँ हो रहा है बताओ, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कौन सी कॉइल के अंदर है, मैं सिर्फ एक ही कॉइल मान रहा हूं अभी, ठीक है, अभी सिर्फ मैं एक ही कॉइल मान रहा हूं। कौन सी कॉइल मान रहा हूं, ए डैश, ए। ठीक है, चलो ए और ए डैश कॉइल मान रहा हूं। इसको मैं वापस थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ, उसको लेट मी ड्रॉ दिस, यहाँ पे इसको बता, ओके दिस ए डैश। अब जब भी हम ईएमएफ मतलब कैलकुलेट करेंगे, इट्स बेटर। अब मुझे बताओ, अगर आप इस स्टेटर पे खड़े हो ढंग से, अभी मूवेबल पार्ट कौन सा है ये बताओ, फील्ड वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग, कौन सा मूवेबल है, फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, गुड। और आप इसके ऊपर खड़े हो, और फील्ड वाइंडिंग किस तरफ डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आपने माना ओमेगा आर स्पीड से, ओके, ओमेगा आर स्पीड से मूव कर रहा है, और आप स्टेटर पे खड़े हो, तो आपको ये दिखेगा कि आपका, आप तो स्टेशनरी हो बट ये रोटेट कर रहा है जो एक्चुअल है। बट अब ढंग से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आप स्टेटर पे नहीं खड़े, आप खड़े हो रोटर पे, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग ऑन रोटर, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा कि स्टेटर मूव कर रहा है कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी। नहीं यार, रोटर पे खड़े हो आप, Moving. मूव आप करे। रोटर है ना, रोटर पे खड़े हो, रोटर मूव कर रहा है, समझ में आया। तो आपको क्या लगेगा, स्टेटर मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक, मतलब उसके एंटी में, एंटी क्लॉकवाइज, और उसकी स्पीड क्या रहेगी बताओ, मतलब सर डबल हो जाएगी। नहीं डबल क्यों होगी यार, स्टेटर तो उस स्टेशनरी है, सेम स्पीड से, अच्छा हाँ, तो वही रहेगी लेकिन निगेटिव, मतलब मतलब अपोजिट इसको डायरेक्शन ऐसा लगेगा। समझो, ट्रेन वाला आपने एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला सवाल किया हुआ यस है, सर, यस सर, आप यस सर। स्टेशन पे खड़े हो और ट्रेन मूव कर रही है, या फिर ऐसा कर सकते हो कि भाई अगर जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसको लग रहा है कि आप मूव कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन पे, सेम स्पीड पे। सेम। हाँ, चलो ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमको समझाना था, तो ये समझ में आ गया। तो जब भी हम ईएमएफ मशीन के अंदर, जब भी हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, तो हम फील्ड वाइंडिंग को स्टेशनरी मानते हैं। क्या मानते हैं, फील्ड वाइंडिंग को स्टेशनरी मान के रखते हैं, इजी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। और स्टेटर वाइंडिंग को, जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करने वाली है, उसको मूवेबल मान रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में क्या हो रहा था बताओ, एक्चुअल में ये हो रहा था कि
ये फील्ड वाइंडिंग रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज, बट अब मैं डेरिवेशन क्या कर रहा हूं, मैं उल्टा कर सकता हूं कि फील्ड वाइंडिंग तो स्टेशनरी है, स्टेटर की जो वाइंडिंग है ए डैश ये मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सही कह सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है दोनों केस के अंदर। यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको पढ़ लेना। whenever we want to find out the EMF, we assume that the conductor is moving and magnetic field is stationary। ये कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ओके, नाउ ये समझ में आ गया। तो नाउ टोटल फ्लक्स लिंक, अब मुझे बताओ टोटल फ्लक्स लिंक, ये तो एक कंडक्टर की बात थी, अब हम कॉइल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस किसके अंदर होगा, कॉइल के अंदर। ये मेरी कॉइल है, दिस इज द कॉइल ए डैश। अब मुझे बताओ इसके अंदर अगर आपको ये बार बार एक रोटेशन के अंदर मूव कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स लिंक विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। ईएमएफटी में पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है बी मल्टीप्लाई बाय द एरिया, एस क्या सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल डी एस इज द सरफेस, और ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर, सी दिस, तो फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने ईएमएफटी के अंदर, इसका मतलब है कि डीएस का कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा बी से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये ईएमएफटी का यहाँ पे आ गया। तो टोटल फ्लक्स लिंक इज नथिंग बट सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस, इसको ऐसे भी मान सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ बी ए, बी डॉट ए। ओके, लेट मी रीड दिस, बस हम एंड पे पहुंच रहे हैं हमारी डेरिवेशन के, सिंपल ये समझ में आ गया। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए परपेंडिकुलर, व्हाट इज ए, ए इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल। अभी मैंने आपको बताया ना, एक एग्जांपल बताया सोलेनॉइड का, ये एक सोलेनॉइड है, इसको समझना ढंग से, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा अभी, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे N2S, N2S, ओके गुड। ये इसकी फ्लक्स लाइन इधर है, इधर एंटर कर रही है। मुझे बताओ इस ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा क्या, बताओ पहले, अभी इस पोजीशन में। नो सर। नहीं होगा, क्योंकि इसकी फ्लक्स, जो फ्लक्स तो लिंक कर ही नहीं रही। चलो अब मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रही है, ओके दिस वन डायरेक्शन। ओके, दूसरा केस ले रहा हूं मैं, अब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा इस कॉइल के अंदर, दिस कॉइल के अंदर मूव यस करने सर। पर होगा करंट। क्यों, क्योंकि ये देखो ये फील्ड इसके साथ लिंक कर गई, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स लिंक कर रही है। फ्लक्स लिंक कौन से कर रही है, ये कॉइल है, इस कॉइल एरिया कौन सा कहलाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, समझ में आया। यस सर। यस सर। चलो दो एरियाज हैं, ढंग से समझना, एक तो ये है एरिया ए, ओके, ये अभी इन दोनों के बीच में दिस इज द एरिया ऑफ कॉइल एंड दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी, ओके। एक दूसरा एरिया है जो थोड़ा सा टिल्टेड है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ठीक है। अभी चार लाइंस हैं इसके अंदर, चार लाइन, और ये टिल्ट की वजह से सिर्फ तीन लाइन ही जा पा रही हैं। कौन से के अंदर, ये ए एंड दिस इज, सॉरी दिस इज एक्स एंड वाई डायग्राम, कौन से डायग्राम के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रही है कॉइल के साथ, एक्स। तो यानी अगर ज्यादा लिंक करेगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ कौन सी पोजीशन के अंदर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक किया, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, वेरी गुड, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये देखो दिस, तो दिस इज दी परपेंडिकुलर एरिया, हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर एरिया ऑफ कॉइल। चलो तो अब मैंने क्या माना है, मैंने ये माना है कि ये फील्ड तो कांस्टेंट है, यानी ये फील्ड यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड, ये ढंग से समझना, ये कांस्टेंट है, मूव क्या कर रहा है कंडक्टर, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। सपोज जब, और ये कॉइल कैसी है, ऐसी है। अब इसको मैं बताता हूं कैसा है, कौन सी पोजीशन, पोजीशन ए में देखो, कॉइल तो मेरी ऐसी है,
और फ्लक्स की लाइन मेरी ऐसी है। क्या फ्लक्स लिंक कर रही है, कॉइल के अंदर से गुजर रही है क्या? नो सर, तो ईएमएफ प्रोड्यूस क्या होगा? 0। जीरो। देखो ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, एट टी इज इक्वल टू 0 मेरी कॉइल रोटेट करने से पहले इस पोजीशन में देखो, ये जो फ्लक्स की लाइन है ये, और ये दिस इज द एरिया ऑफ, सो नो ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस। अब मैंने क्या किया है, सपोज आई एम कंसिडरिंग, अब थोड़ी देर के बाद में ये कॉइल उठ के यहाँ आ गई। कहाँ आ गई? इस पोजीशन पे आ गई, ए, और ये ए डैश यहाँ आ गया। तो ये कॉइल कुछ ऐसे बनेगी, दिस इज द कॉइल, रोटेट कर रही है, और ये एंगल सपोज थीटा एंगल से या अल्फा एंगल से रोटेट कर रही है, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू है ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द रेडियस, इज द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस कॉइल, ओके, कॉइल। और टी क्या है? टी टाइम पे, 1 सेकेंड पे, तो टाइम पे डिपेंडेंट है वो, ठीक है। तो दिस एंगल अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? गुड। तो इस पोजीशन के अंदर हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं। फ्लक्स कैसे निकलेगी? बी इंटू परपेंडिकुलर, और बी की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है। कहां पे कैलकुलेट करी आपने? ये रही, बी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है यहाँ पे, बी इज 2 बीपी अपॉन पाई, मैक्सिमम एक एवरेज से। आगे देखेंगे, चलो देखो ये बना है, ये वाला डायग्राम, एट टी इज इक्वल टू टी। देखो एन एस तो यही रहा, लेट मी ड्रॉ दिस, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये एन एस तो यही रहा, और मेरी कॉइल हो गई ये, ओके। तो मेरा एरिया सरफेस कौन सा हुआ? ये वाला, ओके। और फ्लक्स लाइन मेरी ये रही, और मुझे क्या निकालना है? बी तो इस डायरेक्शन में है, ए के कंपोनेंट कैसे निकालोगे? अगर ये एरिया का कंपोनेंट है, ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा, कॉस ठीक अल्फा। है ये, ओके। तो अगर मैं बनाऊं, देखो ये एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, ओमेगा टी इज इक्वल टू अल्फा। तो ये क्या बन गया इस डायरेक्शन के अंदर? ए साइन ओमेगा टी, और इस डायरेक्शन में ए कॉस ओमेगा टी। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर एरिया कौन सा हुआ? ए साइन। ए साइन, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे लिखा फाई इज इक्वल टू बी ए परपेंडिकुलर, इट मीन्स बी ए साइन ओमेगा टी, ओके, बी ए साइन ओमेगा टी। व्हाट इज बी इंटू ए को मैंने क्या लिख दिया? फाई एम लिख दिया। व्हाट इज फाई एम? मैक्सिमम फ्लक्स, और मैक्सिमम फ्लक्स हमने अभी पर पोल निकाली थी, कौन सी? ये रही, 4 BPLR अपॉन P, इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में फिक्स, जो हमने कैलकुलेट कर ली, ओके। तो अब हमने 4 BPLR अपॉन P लिख दिया, ये दिस इज दी माई फ्लक्स, फ्लक्स लिंकिंग, सॉरी दिस इज दी फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, ओके। और फाई एम की वैल्यू क्या है? 4 BPLR अपॉन P, हम जो कैलकुलेट कर चुके। नाउ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? ईएमएफ का फॉर्मूला कैसे निकलता है? सेकंड लॉ, फैराडे ऑफ लॉ क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। समझ में याद आया कुछ? ये होता है ना? तो बताओ एन, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स नहीं, टर्न। स्पीड। नहीं, स्पीड भी नहीं है, स्पीड इज ओमेगा, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। भूल गए क्या? फैराडे ऑफ सेकंड लॉ, E इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल। ये 1 टर्न कॉइल मैंने कंसिडर की है, लेकिन ये ज्यादा भी तो हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 कितने भी हो सकती है। सो दिस इज दी एन नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा इंड्यूस ईएमएफ, कितनी बार करंट घूम के आ रहा है, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। समझ में आया? नो, चलो अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? फाई इज फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम साइन ओमेगा टी पुट करो, तो ये पार्शियल डेरिवेशन आता है आपको, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे? फाई एम को कांस्टेंट रखेंगे, साइन ओमेगा टी को डिराइव करेंगे, प्लस फिर साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट रखेंगे और फाई एम को डिराइव करेंगे। सी माइनस एन साइन ओमेगा टी को एज इट इज रखा मैंने, डी फाई एम बाई डी टी, माइनस अब मैंने किसको कांस्टेंट रखा है? फाई एम को, माइनस एन फाई एम, किसको किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, और अंदर कॉस ओमेगा टी है, तो इस अंदर जो भी है कॉस ए टी का, इसका ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ गया। मैथमेटिक्स आती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें?
कि ये कैसे डायरेक्ट फाई एम को कांस्टेंट मान सकते हैं, किसको डायरेक्ट फाई एम को। फाई एम को कांस्टेंट मान सकते हो आप, लेकिन अब वो क्यों मान रहे हैं मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ। कांस्टेंट मान सकते हैं तो कांस्टेंट ही मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में आया, मैंने सपोज ये माना कि फाई एम इज आल्सो वेरिएबल, साइन ओमेगा टी इज आल्सो वेरिएबल, तब ये सही है क्या ये स्टेप? यस। ठीक है। यस सर। नाउ अब डी फाई एम बाई डी टी क्या है? चेंज, क्या हमारी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज कर रही है क्या? नहीं कर रही, क्योंकि फ्लक्स, ये फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? डीसी वाइंडिंग, और डीसी वाइंडिंग टाइम पे डिपेंड करती है क्या? नो सर। नहीं करती है। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगी? एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 0। तो ये टर्म, ये 0 होगी तो ये टर्म हट गई, तो मेरे पास क्या बची? मेरे पास बची माइनस ओमेगा एन फाई एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस, सी दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, डोंट वरी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा एन फाई एम को एज इट इज रखा, कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। ओके गुड, ये लिख रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस, ये तो मेरा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है, दिस इज द पीक वैल्यू। ई पीक, ई पीक की वैल्यू कितनी हो गई? एन फाई एम ओमेगा, ओके। अब मुझे बताओ साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और फ्लक्स क्या थी? फ्लक्स थी मेरी ओमेगा टी, और ईएमएफ क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स को, जो फ्लक्स जिस फ्लक्स ने इसको प्रोड्यूस किया है उसको वो क्या कर रही है? लैग कर रही है। कितने एंगल से लैग कर रही है? π/2। पाई बाई 2, 90 डिग्री। इसका मतलब दिस इज दी फ्लक्स, दिस इज दी फ्लक्स फाई। तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या है? साइनोसॉइडल है, बट वो चालू कहां से होगा? दिस इज दी ई, और ये रेड वाला क्या है? फ्लक्स। समझ में आया? तो इस फ्लक्स ने ईएमएफ इंड्यूस किया, बट ये पाई बाई 2 डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, ओके। नाउ अब ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या है? एन फाई एम ओमेगा। अगर आप आई ई आर एम एस निकालते हो, ई आर एम एस कैसे निकालते हो? याद आया कुछ? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, याद आया? तो देखो यही किया मैंने, एन फाई ओमेगा डिवाइडेड बाय √2, ये पीक वैल्यू हो गई ई आर एम एस। ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप? 2 पाई एफ। अब मुझे बताओ 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई √2, ये क्वांटिटी थोड़ी सिमिलर है, इसे हम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4.44 एफ फाई एन। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन इन ए सिंक्रोनस मशीन। और पर फेज है या पूरा टोटल 3 फेज है ये बताओ? पर फेज। पर फेज है, गुड। तो ये बताओ ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन आई थी, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए वाइंडिंग, ठीक है, फाई इज द मैक्सिमम फ्लक्स पर पोल, जो हमने निकाली है यहाँ पे, ये 4 VP/LR upon C. So this is the derivation of an induced EMF in an AC generator or alternator. Okay, so let me stop the recording. और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, पूछ लेना, या फिर आज ही पूछ लेना अगर अभी